नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, बहुत स्वागत है आप सभी का। ताजमहल क्या कभी मंदिर हुआ करता था? ताजमहल के गुंबद पर जो हुक लगे नजर आते हैं, क्या वो मंदिर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है? क्या ताजमहल जैसा दिखता है? ताजमहल को लेकर जो दावे किए जाते हैं, क्या ताजमहल का सच उससे बिल्कुल अलग है? कुरुक्षेत्र में आज का मुद्दा है, क्या ताजमहल वाकई तेजो महालय ही था? क्या ताजमहल को शाहजहां ने जयपुर राजघराने से जबरन लिया था? ताजमहल पर नए सबूत क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र में इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस पे मेहमानों के साथ पैनल में आज हमारे साथ दो बहुत ही खास लोग हैं, क्योंकि यह मुद्दा इतिहास से जुड़ा है, दावों से जुड़ा है, तो फिर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने उस पर काम किया हो। हमारे साथ डॉक्टर वीजी ओक और डॉक्टर भरत बलवली साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीजी ओक और डॉक्टर भरत बलवली दोनों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के इतिहास और खासकर ताजमहल पर पूरी प्रामाणिक रिसर्च की है, प्रामाणिक सबूत पेश किए हैं। इनका दावा है कि ताजमहल मकबरा है ही नहीं, बल्कि ये तो तेजो महालय था, एक मंदिर था। आज जयपुर राजघराने की राजकुमारी और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल पर दावा ठोक दिया। दिया कुमारी की बात सबसे पहले आपको सुनाते हैं। दिया कुमारी राजा मानसिंह के राजवंश से आती हैं। दावा किया जाता है कि शाहजहां ने मानसिंह से ही तेजो महालय लेकर उसे ताजमहल बना दिया था। कि जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो ज़मीन जयपुर पूर्व राज परिवार की ज़मीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है, बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आपने देखा दिया कुमारी का दावा। दिया कुमारी राज परिवार से भी आती हैं और उन्होंने साफ कहा कि हाँ, ऐसे दस्तावेज जो हैं उनके परिवार के पास भी मौजूद हैं, जो ये दावा जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि ताजमहल जिस जमीन पर खड़ा है वो जमीन जयपुर राजघराने की थी। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर वीजी ओक साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? साथ ही आपको बता दें, डॉक्टर वीजी ओक के साथ डॉक्टर भरत बलवली साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भरत, स्वागत है आपका। आपके अलावा हमारे साथ वारिस पठान जी हैं, एआईएम के नेता हैं। वारिस साहब, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। और मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और आपके अलावा शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप भी इतिहास की भी जानकारी रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझे बता दें, डॉक्टर ओक और डॉक्टर बलवली अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चर्चा की शुरुआत हम उन्हीं के साथ करना चाहेंगे। डॉक्टर ओक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अच्छा, उन तक हमारी आवाज जा नहीं रही है। मैं शांतनु आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, बहुत से लोगों को आज ये क्लेम, ये दावा जो भी कोई कर रहा है कि ताजमहल एक मंदिर है या था और उसको उस पर कब्जा करके उसको ये रूप दे दिया गया। अब लोग तो ये कह रहे हैं, रिसर्चर्स, की ये जो स्ट्रक्चर है ये इस्लामी स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये तो एक हिंदू स्ट्रक्चर है। बहुत से लोगों की नजर में दावा अंग्रेजी में जिसे कहते हैं रिडिकुलस है, हंसने योग्य है। लेकिन जो दावा करने वाले हैं उनमें आज राजकुमारी दिया कुमारी का नाम भी जुड़ गया, जो कह रही हैं कि हां, हमारे राजघराने से उस वक्त में जमीन खरीदी गई थी। क्या कहेंगे? देखिए सौरभ भाई, मेरे लिए एक रेफरेंस है ये किताब का कवर पेज है मेरे सामने। इस किताब का नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। ये सीताराम गोयल जी ने डॉक्यूमेंट करी थी। इसमें 2000 ऐसे मंदिर जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उनका बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है। और इसमें रेफरेंस इस्लामिक टेक्स्ट है, मतलब बाबरनामा, औरंगजेबनामा, जो इस्लामिक इतिहासकारों ने लिखा है या उनके नाम पे कुछ लिखा गया, उनसे रेफरेंस लिया गया है। तो ऐसा कहना कि रिडिकुलस है। देखिए, ताजमहल के बारे में मैं एब्सोल्युटली कुछ नहीं कह सकता। उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, वो 20-22 कमरे खुलने चाहिए। पीएन ओक साहब का काम है, मार्बल मिल्स का काम है, बहुत सारे लोगों ने इस पे कहा है। तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए। जैसे अयोध्या भी कहते थे नहीं, वो तो मस्जिद है, बाबर ने पहले से बनाई थी, लेकिन जब एएसआई ने सर्वे करा तो उसके अंदर से सब हिंदू सामग्री निकली, हिंदू चिन्ह निकले। तो मेरे ख्याल से जांच होनी चाहिए, एएसआई की जांच होनी चाहिए, वो 22 कमरे मिलने चाहिए। लेकिन हमें पता है कैसे पिछले 1400 सालों से
गजनी, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, औरंगजेब, एक से लोग आए और उन्होंने मूर्तियां तोड़ी। हम मंदिरों में जाते हैं पुराने, तो हमें कटी हुई मूर्तियां, कटे हुए वक्षस्थल दिखते हैं देवी देवताओं के, बड़ा दुख होता है। और मेरे ख्याल से जो भी मुसलमान भारत में रहते हैं वो भी इसमें गर्व नहीं लेते। वो मेरे ख्याल से औरंगजेब में अपना हीरो नहीं देखते हैं, वो बाबर में अपना हीरो नहीं देखते हैं, वो अपना हीरो देखते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम में देखते हैं। मुझे ऐसा मानना है। तो मेरे ख्याल से जांच होनी चाहिए, इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, सबको बैठना चाहिए, रेफरेंस देखने चाहिए पुराने, और दूध का दूध, पानी का पानी करना। मतलब आपके लिए ये दावा ऐसा अजीबोगरीब नहीं है कि इस पर बात ही ना हो या इसकी जांच ना की जाए। ठीक, हमारे साथ डॉक्टर नहीं है, ओके, ठीक, पहले इतिहास जिस तरह से लिखा गया हाँ। और जैसे चीजें छुपाई गई, उससे कोई भी दावा मेरे ख्याल से हास्यास्पद नहीं। अच्छा, ठीक है। अब डॉक्टर बलवली के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर बलवली, आज बहुत सारी नई निशानियां, नए सबूत, नए दावे आए हैं, आपने भी हमको भेजे, हम स्क्रीन पर उनको लगातार चला रहे हैं। डॉक्टर रोक तक मेरी आवाज नहीं जा रही, तो शुरुआत में उनसे करता। तो डॉक्टर भरत, आप बताएं जरा, किस रोशनी में आप ये कहते हैं और इतना बड़ा दावा कि ताजमहल एक मंदिर है? बेसिकली कैसा है कि ताजमहल जब बना गया था तो उसको पहले तेजो महालय कहा गया था। तो तेजो महालय माने तेज माने ब्राइटनेस, महालय माने महा माने बिग, और आलय माने बिल्डिंग, अ बिग ब्राइट बिल्डिंग, ऐसा उसका असली में मतलब है। और तेजो महालय जो है वो तेज मंदिर माने वीर तेजाजी करके एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं, पराक्रमी महापुरुष हो चुके, जो 1074 जैन 29 को खरनल राजस्थान में उनका जन्म हुआ। तो उन्होंने तेज मंदिरों का निर्माण किया था। ऐसे सिर्फ एक नहीं बल्कि बुंदेलखंड में पूरे बहुत सारे तेज मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया था। तो उसी वक्त, उसी टाइम पे राजा परमारदी देव करके, जिन्होंने बुंदेलखंड पे राज किया था, उन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण करना उस समय शुरू किया था। तभी वो चंदेला रूलर थे और तभी उन्होंने तेजो महालय माने उधर जो शिव मंदिर था उसका निर्माण किया हुआ है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने ही बनाया, लेकिन उसमें एक बात ऐसी है कि ब्रिटिश एएसआई के उस जमाने के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम अलेक्जेंडर कनिंगहैम था। उन्होंने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे निकाला था नॉर्दर्न इंडिया में, जो 1870 to 1885 का था जी। उसमें अ ग्रेट स्क्वायर ब्लैक बैलिस्टिक पिलर which with the base and capital of another pillar it is well known one stood in the garden of Taj Mahal, ऐसा एक स्क्रिप्चर उनको मिला था। और वो स्क्रिप्चर को मुंज बटेश्वर एडिक्ट ऐसा उन्होंने कहा था। और वो स्क्रिप्चर में ऐसे 34 श्लोक थे। वो 34 श्लोक में 25वां, 26वां और 34th वर्सेस में इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट ताजमहल का उसमें मिलता है। और उसमें उन्होंने ऐसे कहा था, जो हमने उस 34 श्लोक में से जो 25, 26 और 34वें श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग ने किया, जी जी। उसमें उन्होंने लिखा था कि ही बिल्ट अ मार्बल टेम्पल विच इज द अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द किंग बोज डाउन टू टच हिज फीट। ये 25वें श्लोक का मतलब है। द किंग हैज बिल्ट अनदर मार्बल टेम्पल विच हैज बीन डेडिकेटेड टू द लॉर्ड हु हैज मून ऑन हिज ऑर्नामेंट एज हिज फोरहेड। ऐसा एक उसने 26वें श्लोक में लिखा था। ये कब का है? ये जो डॉक्यूमेंट आप कोट कर रहे हैं, ये कब का है बलवली जी? अश्विन, क्या बात, बिल्कुल। ये तभी जो अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने, जो एएसआई के तभी के जो डायरेक्टर थे, उनको ये शिलान्यास माने इंस्क्रिप्शन ताजमहल के गार्डन में मिला था। हाँ। उनके एक्सकावेशन में। ये तो आज भी मौजूद होना चाहिए। और उस पे लिखा अगर कोई ऐसा शिलालेख है या था, तो ये तो आज भी होना चाहिए। हाँ, वो आप देख सकते हो लखनऊ म्यूजियम में वो दिस इंस्क्रिप्शन इज नाउ इन लखनऊ म्यूजियम। और बटेश्वर इज द प्लेस फुल ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल सिंस 8th century, ऐसा उधर लिखा हुआ है। नहीं तो इससे ये इसमें कहीं ये ताज हैं, आपको इसमें कहीं ये मेंशन्ड है कि ये शिलालेख जो है ये ताजमहल की परिसर में मिला था। हाँ, इस ताजमहल के गार्डन में मिला था, ऐसा अच्छा अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने लिखा हुआ है। अच्छा, मौलाना साहब के पास और वारिस साहब के पास जाता हूँ। एक बार जरा डॉक्टर रोक को ले लें, क्योंकि जो मुख्य रिसर्च करता है
इस पूरे मामले के वो डॉक्टर रोकी हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आप पर, आप तक पहले आवाज नहीं जा रही थी। आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये क्या अजीब और गरीब किस्म की का दावा ठोका जा रहा है कि ताजमहल तेजो महालय है, मंदिर है, पूरी दुनिया उसको एक मकबरे के नाम पर जानती है, दुनिया का एक अजूबा है, खूबसूरत तरीन इमारत है, उस पर विवाद क्यों? मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शाहजहां ने खुद लिखी है, और शायद शाहजहां से मेरे तक अभी 600 साल में ये किसी को उपलब्ध नहीं हुई। मैं रिपीट करता हूं, 600 साल में ये किसी को उपलब्ध नहीं हुई। शाहजहां ने बादशाहनामा में, जो उसका ऑफिशियल क्रॉनिकल है, उसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मुझे मालूम नहीं कि आप बता सकते हैं क्या? क्या आप ये बता सकते हैं? सर आप पढ़ सकते हैं तो इसको पढ़ दें, हम कोशिश करेंगे कि ये स्क्रीन पर ले लें, लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मैं पढ़ता हूं। ये 403 पेज पे बादशाहनामा के वॉल्यूम 1 पे 27 से 30 लाइन्स है। वहां बादशाह ने लिखा है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन रोमन में कर रहा हूं, तो शायद मेरा फारसी इतना अच्छा है नहीं, आप समझ लीजिए, बाद में मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगा। वा जमीन दर निहायत रिफात व निजाहत के जुनुब्रू आन मिस्र जामा अस्त। ये जरा शब्द देखिए, मिस्र जामा अस्त। वा पेश अजीन मंजिले राजा मानसिंह बूद वा दरीन वक्त बा राजा जयसिंह नाबिरे वा ताल्लुक दश्त बारे मतफन आन बहश्त मुअत्तन बा गुजीदंद। इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन मेरे ये बुक में दिया है, और ये बुक सबके लिए फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। ये 600 पेज का बुक है, ये फ्री डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध है। इसमें ये सब पूरे डिटेल है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि शाहजहां ने क्या लिखा है। शाहजहां ने लिखा है कि एंड इन द लैंड वेरी एलिवेटेड एंड मैजेस्टिक टू साउथवर्ड्स नाउ इज ए कल्चरली डिफरेंट मॉस्क। ये जरा सुन लीजिए, शाहजहां लिखता है कि वहां एक कल्चरली डिफरेंट मॉस्क है, which before was grand palace of Raja Mansingh, and in the meantime it is with Raja Jai Singh, who is his nephew and in relation, and this was selected for the burial of the queen. ये शाहजहां ने लिखा है कि मैं एक मंदिर, यानी कि उसने फारसी शब्द का इस्तेमाल किया है, मिस्र जामा अस्त, क्योंकि जामा तो हो नहीं सकती मानसिंह के पैलेस में, तो उसने जामा को फर्दर क्वालिफाई किया है कि वो मिस्र जामा है। मिस्र यानी कि हम जैसे संस्कृत में कहते हैं मिस्र, इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्क विच इज देयर इन मानसिंह पैलेस एंड विच वी हैव सिलेक्टेड फॉर द बरियल ऑफ द क्वीन। अब देखो, पीएन ओक साहब ने 50 साल पहले इसका ही ट्रांसलेशन सब दुनिया के सामने लाया, लेकिन उनको भी ये बताया नहीं गया कि वहां ये शब्द है जामा, मिस्र जामा अस्त। उन्होंने इसका ट्रांसलेशन नहीं करवाया और किया नहीं। आप कह रहे हैं कि ये बात बादशाहनामा यानी खुद बादशाह शाहजहां की किताब में मेंशन है कि ये जमीन जो है यहाँ पर राजा मानसिंह का एक महल था, जो उस वक्त राजा जयसिंह के पास था, जो उनके भतीजे थे, और वो चुना गया मुमताज महल को दफनाने का, जो रानी थी उनको वहां पर उनको दफनाने के लिए। जी ठीक। अरे आप इस बार में डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं जरा इसी पॉइंट पर 1 मिनट। अभी आपने कहा कि आप ये साबित कर रहे हैं कि इस जमीन पर पहले महल था या मंदिर था और वो लिया गया। अब जरा वारिस साहब इसका जवाब दे दें, क्योंकि एक नई बात आपने कही और आप उसको दावे के साथ और रेफरेंस के साथ भी बता रहे हैं। वारिस साहब क्या कहना है? देखिए सौरभ भाई, मैंने सुना डॉक्टर साहब की बात को, मगर मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि ASI ने एक अगस्त 2017 में रिपोर्ट दाखिल किया था। पूरा सर्वे करने के बाद वहां पर उन्होंने कहा कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है। कोर्ट में यह कहा कि ताजमहल है, तेजू महल है, नहीं। अब कोर्ट की बात को मानेंगे, ASI की बात को मानेगा, देश संविधान पे चलेगा, या अभी बहुत सारे लोग रिसर्च करने की बात करेंगे। बात नंबर 2,
1991 बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का मैं उल्लंघन यहाँ पर करूंगा, जिसको पार्लियामेंट में पास किया है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है। इसको सबको मानना है कि जो 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट, मस्जिद, मकबरे, उसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये कोर्ट का कानून का फैसला है जो आपको हमको सबको मानना है। मगर बात नंबर 3 यहाँ पर ये आ रही है सौरभ भाई कि अचानक से ताजमहल, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार ये क्यों लाया जा रहा है हमारे देश में? एक पैटर्न चला आ रहा है। एक रिश्ते हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है भाजपा ने, क्योंकि वजह इसकी बहुत सारी है। पहली बात तो ये हलाल मीट पे, पहले हिजाब पे आया, उसके बाद हलाल मीट पे आए, लाउड स्पीकर पे आया, फिर जहांगीरपुरी आपने देखा, शाहीन बाग देखा, और फिर मस्जिद, नामकरण, ये सब करने की वजह एक ही है, ध्यान भटकाओ लोगों का। आज हर इंसान, चाहे आप मैं हम सब हो, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल हम सब करते हैं। हमको पता है कितनी ऊंचाई पर चला गया है, पैसा कितना गिर गया है डॉलर के मुताबिक। तो ये सारे सवाल जनता सरकार से कर रही है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये सारे जवाबों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये नया मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। ये आपने जो एएसआई वाली बात कही, ये बात सही है, ये बात सही है कि ये रिपोर्ट दी गई थी और ये कहा गया था कि इसके अंदर कोई मंदिर नहीं है, ये केवल एक मकबरा है। आपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम कि वो ताजमहल पर लागू होता है या नहीं होता है। बहरहाल आपका कहना है सारे विवाद आज अचानक क्यों? आज कुतुब मीनार भी याद आ गया, ज्ञानव्यापी भी याद आ गया, मथुरा भी याद आ गया और अब ताजमहल भी आ गया। शांतनु जी। कुतुब मीनार, देखिए सौरभ भाई, ये जो मैंने आपको किताब बताई, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, ये दो दशक पहले इसकी रिसर्च हुई। जो पीएन ओक साहब की रिसर्च अभी कोट करी, वो 2 दशक पुरानी रिसर्च है। तो ऐसा नहीं है, पिछले 50 साल 60 साल से बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। आज लोगों में हिम्मत हुई उसको कहने की, आज उसको कोर्ट ले रहा है। पहले कोर्ट नहीं सुनता था उसकी बात। अब देखिए जो अयोध्या का केस हुआ वो कोर्ट के द्वारा हुआ। आज अगर ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की परमिशन दी है तो कोर्ट ने परमिशन दी है। आज ताजमहल में कहा जा रहा है कि वो 22 कमरे खुला के बता दिया जाए, तो वो कोर्ट के थ्रू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, ये रिसर्च तो बहुत समय से हो रही है, किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन नहीं शांतनु जी, इसी में एक सवाल ये पूछा जा रहा है, जैसा आपने कहा आज सरकार बदली, लोगों में हिम्मत आई है मुद्दे उठाने की, तो आज की सरकार के नीचे तो एएसआई काम करती है, एएसआई के जिम्मे है ताजमहल। 22 कमरे खुलवाने से रोक कौन रहा है? खुलवा ले, जाके देख लें। सौरभ जी, असली साहब इनकी बात, वही प्ली है, वही प्ली है, क्योंकि ऐसा डिसाइड हो रखा है कि उसको नहीं खोलना है, वही प्ली है कोर्ट में जाके। अब कोर्ट कहेगा तो एएसआई को डायरेक्शन देगी, एएसआई अपने आप नहीं करेगी, वो एएसआई डायरेक्शन देगी तो खोला जाएगा। ज्ञानवापी में यही हुआ, क्या कहा गया कि वीडियोग्राफी करके आए जिससे मां श्रृंगार देवी का लोग पूजा कर सके, वहां उसको रोक दिया कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, अंदर क्या राज छुपा है ऐसा। और ये बात सर्वविदित है कि गौरी, गजनी, बाबर, औरंगजेब से लेकर मंदिर तोड़े गए। ये कोई ऐसी नहीं कि अजूबी बात है, ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है और इस्लामिक स्कॉलर्स के किताबों में डॉक्यूमेंटेड है। मैं कोई और स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहा हूं। बोलिए सर साहब। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत गलत विचार अपने रखे। 600 साल पूर्व चले गए, इनको ये तारीख दें, आप इनको हिस्टोरियन के तौर पर आप अपने टीवी पर लाएं। इन्होंने इसको कह दिया 600 साल पुराना विवाद है, इनको मालूम नहीं है 368 या 59 साल हुए हैं शाहजहां के दौर को, ताजमहल को बनाए हुए कितने समय हो गया, ये तारीख दाएं मैं पूछना चाहता हूँ। इनको मालूम नहीं है उसकी तारीख। जब राजा जय सिंह, राजा मान सिंह शाहजहां के कौन है? उनके पूर्वज नहीं है वो। पूर्वज घर से जगह लेकर एक मकबरा अपनी बीवी के लिए नहीं बना सकता। कैसे हिस्टोरियन आपने बुलाए, मेरी समझ से बाहर है। जो तारीख को गलत मोड़ पर ले जाना चाहते हैं, सही दिशा दिखाना नहीं चाहते, इनको मालूम होना चाहिए। अकबर के ज़माने की बात करेंगे, बाबर के ज़माने की बात करेंगे, बात कर रहे हैं हम शाहजहां की। शाहजहां का दौर कब गुजरा है ज़रा बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप हिस्टोरियन हैं, आप बताइए कौन सी सदी में, कौन से सन में ताजमहल बना, फिर हम विचार कर लेंगे आपसे। रही बात मंदिर होने की, मंदिर तो ये जामा मस्जिद को भी कहेंगे, मंदिर तो ये लाल किले को भी कहेंगे कल, मंदिर तो ये कुतुब मीनार को भी कल कहेंगे। डिबेट किस पे कराएंगे? डिबेट होनी चाहिए आज के हालत पे, हिंदुस्तान किस तरह उन्नति करे, किस तरह तरक्की करे। हमारे बहुमूल्य पर प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ का सारा मुतनाज़ ख़त्म कर दिया जब काशी विश्वनाथ की मंदिर कॉरिडोर को बना दिया गया। रहा शिगार गौरी का सवाल, शिगार गौरी की दीवार
मस्जिद के बाहर है ना के अंदर है। आप इतने उतावले क्यों हैं? कल फैसला आ जाएगा, दूध का दूध पानी का आपको पानी तो हो उस पे भी जाएगा। एतराज है ना कि वहां नहीं, हमें कोई खाने में जाना एतराज नहीं चाहिए। है, एतराज होगा एतराज लोगों आपको भी उस पर को, हमें एतराज नहीं है। जब सही कंडीशन आएगी, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उस पर पूर्ण विचार होगा, तब देखी जाएगी। अच्छा, अभी ठीक से बांस बांध के एक लंबी बात कर देना, ये कहाँ का इतिहास है? मैं जरा ये कहाँ का आपका कानून मैं जरा इतिहास दुरुस्त कर देता हूं। अब आपने पूछा शाहजहां का दौर कौन सा था, तो मैंने गूगल किया और कुछ ज़्यादा मैंने कोई पढ़ा कहीं और से नहीं निकाला है। 1592 में शाहजहां पैदा हुआ, 1666 तक जिया, और 1556 में 1550 में राजा मानसिंह हुए, 1614 तक जिए। यानी शाहजहां के दौर में राजा मानसिंह थे। और ये कह रहे हैं कि ये जो जमीन का जिक्र आया है वो राजा मानसिंह के भतीजे से लिया। जी ठीक, तो अब तो आप मान रहे हैं ना, आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया था अभी उनके ऊपर। 600 साल कैसे कह दिया आपने? 600 साल अलग बात है। 600 आपने साल कैसे कह नहीं दिया? तो अच्छा, मैं एतराज आपने उस पे कर लेकिन रहा हूं। आपने तो ये 600 साल पे कर रहा हूं मैं। अरे भाई, आपने तो ये कह दिया कि मैं तो राजा पूर्वज बता रहा हूं उनको। राजा जयसिंह पूर्वज थे शाहजहां के। कैसे थे, कैसे हुए पूर्वज? कैसे भाई मैं तारीखों की बात कर रहा हूं और कोई बात नहीं कर रहा हूं। रिश्ता होता है उनसे। अच्छा ठीक है, चलें। ताजमहल या तेजो महल है, इस बहस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो इतिहासकार भी जुड़े हुए हैं और उनके कुछ जिनको वो फैक्ट्स कहते हैं, उनके कुछ दावे वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो हमें जो जिनका वो कहना है कि ये एक किस्म से स्थापित करते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि एक मंदिर रहा होगा। जैसे कि जो टॉप है ताजमहल का, बिल्कुल शिखर जिसे कहते हैं, वो ताजमहल का कुछ इस प्रकार का है। और इसको वो बता रहे हैं इतिहासकार कि आप देखें तो इसका जो रूप है वो बिल्कुल एक हिंदू कलश के समान है। तो ये भी एक दावा किया जा रहा है कि वो दरअसल एक हिंदू प्रतीक है जो ऊपर इसके रखा हुआ है। ताजमहल का जो बिल्कुल शिखर है वो एक हिंदू कलश की आकृति का है। एक और अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको। दावा ये भी है कि ताजमहल का जिस किस्म का डोम है ऊपर का, वैसे डोम आप देखें तो आपको जैन मंदिरों में भी देखने को मिलते हैं। एक जैन मंदिर का रेफरेंस देकर के ये बताया गया है कि यह कहना कि इस प्रकार का गुंबद केवल एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही हिस्सा हो सकता है, ये गलत है। आप एक जैन टेम्पल की, जैन मंदिर की तस्वीर देखेंगे तो वो भी आपको इसी आकृति की ऐसी ही दिखाई देगी। तो इससे स्थापित नहीं हो जाता कि ये मकबरा ही था। एक और तस्वीर और एक और दावा, ये 2री शताब्दी का एक स्तूप बताया जा रहा है, कुषाण काल का एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। उसकी तुलना की जा रही है ताजमहल के स्ट्रक्चर के साथ, आर्किटेक्चर के साथ। जैसे डोम है और 4 कॉलम जो हैं, 4 मीनारें उसके चारों तरफ हैं, तो ऐसा ही ये 2री शताब्दी के अंदर कुषाण काल का एक स्तूपा भी है। तो इससे भी ये बताया गया है कि ये नहीं कहा जा सकता कि जो ताजमहल का डिजाइन है, जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है, वो टिपिकल इस्लामिक आर्किटेक्चर है, क्योंकि इसी प्रकार की और इमारतें और धर्मस्थल जो हैं उससे कई सदी पहले मौजूद रहे हैं भारत में। ताजमहल को लेकर रिसर्च कर चुके 20 वर्षों से इस पर काम करने वाले वीजी ओक साहब हमारे साथ हैं, जो ताजमहल के जो वो मानते हैं असल स्वरूप है उस पर एक किताब भी लिख चुके हैं। उनकी बात ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे। ओक साहब, यहाँ मौलाना साहब ने भी आपके लिए कुछ कहा, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। फिर जो 2-3 तस्वीरें मैंने अभी दिखाई कि दरअसल एक बौद्ध स्तूप जैसा आर्किटेक्चर दिखाई देता है, या जो कलश के जैसा उसका टॉप की आकृति दिखाई देती है, या एक जैन टेम्पल जैसी उसकी गुंबद, क्या ये बातें अपने आप में काफी हैं साबित करने के लिए कि इसका स्वरूप कुछ और था? पहले तो मैं मौलवी साहब को जवाब देना चाहूँगा कि मुझे सब डेट्स के बारे में पता है। सब डेट्स मेरे बुक में मैंने दिए हैं और सब डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। मेरे बुक में 500 रेफरेंसेस है, तो कृपया आप उन्हें पढ़ लीजिए। सब डेट्स मुझे पता है। 1631 में रानी का देहांत हो गया जून में, और 6 महीने में यानी कि 1632 जनवरी में उनका पार्थिव बुरहानपुर से आगरा भेजा गया, और सिर्फ 6 महीने में 7वें महीने में उनको मानसिंह महल में रख दिया गया। तो ये तो हो नहीं सकता कि 240 फीट की इमारत जिसका बेसमेंट भी 240 फीट और है, तो 400-500 फीट की इमारत 6 महीने में तैयार नहीं हो सकती। वो तैयार थी, उसमें उनका पार्थिव रखा गया। और भी बहुत सारे डेट्स हैं। जनवरी में उनका पार्थिव रखा गया। मार्च के पहले पीटर मुंडी, ये विजिटर उधर गया था जो ब्रिटिशर था, उसने लिखा है कि मैंने कब्र के
आज बाजू में एक गोल्डन रेलिंग देखा, ये उन्हें लिखा है। ये सब चीजें मेरी बुक में है, कृपया आप पढ़ लीजिए। दूसरा, मैं वारिस भाई को कहना चाहूंगा कि ये मेरा आज का रिसर्च है नहीं कि आज जो भी, जैसे आपने बोला कि अभी सब लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा ये काम बहुत साल पहले चालू हो गया और मैं 2014 में, 2008 में मैंने ये काम चालू किया और 2014 में ही मेरा संगीत नाटक ताजमहल मैंने लिया और महाराष्ट्र स्टेट का सेंसर सर्टिफिकेट 2014 में मैं लिया। 2020 में वो नाटक का जब भी प्रयोग हुआ तब मुझे लोगों ने कहा कि भाई ये नाटक के पीछे जो रेफरेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी तो लोगों तक पहुंचने चाहिए। इसलिए 2021 में ये 500 रेफरेंस का 200 डायग्राम है उसमें, ये बुक सबके लिए हमने मुफ्त यानी बिना मूल्य उपलब्ध किया है। आप कृपया जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने जो भी पहला लॉजिक दिया, मैं जरा उसको चाहता हूं एक बार दर्शक फिर से समझ लें। आप ये कह रहे हैं कि रानी के देहांत के 6 महीने बाद बुरहानपुर से उनके शव को लाया गया और आगरा में जहां ताजमहल है वहां पर दफना दिया गया। उसके बाद ताजमहल बनना शुरू हुआ होगा कभी, वो तारीख आप जानते होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी किसी एक महल में रखी गई थी वो बॉडी, ये इतिहास बताता है। हाँ, क्योंकि दो ही महीने बाद वहां पीटर मुंडी जो ब्रिटिशर था वो गया, उसका पूरा अकाउंट है, उसमें लिखा है कि मैंने कब्र के बाजू गोल्डन रेलिंग देखा। तो गोल्डन रेलिंग कब रखा जाता है? पूरी कब्र इमारत तैयार है, ये जहां कंस्ट्रक्शन चालू है वहां आप गोल्डन रेलिंग रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। जब कोई जिसका डिस्प्ले हो रहा है उसके आजू बाजू सब साफ सुथरा, सब एवरीथिंग इज ओवर, उसके बाद में ही आप। लेकिन ओक साहब एक चीज और है, ये जो मुंडी आप बता रहे हैं, जो ट्रैवलर थे या जो भी जिन्होंने भी वो चीज लिखी है, हाँ। अगर वहां पर कोई महल होता या कोई मंदिर होता तो वो उसको फुल्ली डिस्क्राइब करते कि यहाँ पर एक बड़ी विशाल इमारत थी, यहाँ पर एक बड़ा भव्य महल बना हुआ था, उसके अंदर मुमताज उनको दफनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैं सब चीजें तो यहाँ नहीं बता सकता ना। वैसा ही जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही उन्होंने लिखा है कि जैसी आगरा में आगरा फोर्ट है, देखने लायक चीज है, वैसे ही ताजमहल यानी कि ये देखने लायक चीज वहां है, उन्होंने लिखा है। कृपया मेरा पुस्तक पढ़ लीजिए आप, ठीक है। दूसरी, वारिस भाई को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये 2014 में मैंने नाटक लिखा था और उसके ये रेफरेंस वर्क पूरे इकट्ठा करके 2021 में हमने पब्लिश किए हैं। तो ये आज का कुछ काम नहीं, आज जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ जल्दी में लिख के कुछ बना दिया, ऐसी बात है नहीं। तीसरी बात वारिस भाई, आपने बोला कि 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बोला है कि तभी जो सिचुएशन थी वो ही रहनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहने जा रहा हूं कि शाहजहां ने जो खुद लिख के रखा है वो 1947 में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम करते थे उनको भी मालूम नहीं था कि शाहजहां खुद लिख रहे हैं आन मिस्र जामा अस्त। इसका मीनिंग क्या है? कोई फारसी पंडित मुझे बता सकता है? नाउ इज ए कल्चरली डिफरेंट मॉस्क। और वो मॉस्क है कहां? मानसिंह पैलेस में। और वो मानसिंह पैलेस है किधर? जो अभी उसका रिलेशन जयसिंह है उसके कस्टडी में है। तो इनके कस्टडी में क्या मुस्लिम मॉस्क हो सकती है? ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा और एक बात कि आपकी स्टडी क्या कहती है, ये जो अब हम ताजमहल देखते हैं ये ऐसा का ऐसा ही उस वक्त ताजमहल था या उसको मॉडिफाई किया गया है? जैसे हम लोग बाकी हम सुनते हैं कि मंदिर तोड़ के उसी के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया। और देखिए मौलवी साहब, आप भी जरा देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। 1631 जून में रानी का देहांत हो गया बुरहानपुर में और 1631 में ही पहला फरमान मार्बल के लिए भेज दिया राजस्थान। तो जो इमारत तैयार ही नहीं है या जो इमारत तुड़वानी है उसके लिए मार्बल का फरमान तो जाएगा नहीं महीनों में, कुछ महीनों में। डॉक्टर साहब ये सपना शाहजहां उसके बाद में 4 फरमान देगा। 1632 में भी फरमान गए। मैं मुमताज महल की ऐसी यादगार बनाऊंगा
जो दुनिया में अजूबा होगा। और ये कहाँ बनी हुई है, अब का इसका भी अध्ययन कर दीजिए, किस जगह पे बना हुआ है ताजमहल, जरा इसको भी बता दीजिए विस्तार से। आप हिस्टोरियन है, बताइए इसकी बुनियाद किस पर रखी गई है, किस चीज़ पर ये इसकी तामीर हुई है, बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तर्क नहीं दे रहा, आप दीजिए इसका जवाब। इसका जवाब शाहजहां ने दिया है, मैंने नहीं। आप दीजिए ना, शाहजहां ने बुनियाद, इसका स्टोन किस चीज पर मैं रखा क्या गया? कहूंगा, आप इतने हिस्टोरियन हैं, मैं क्या कहूंगा, मैं शाहजहां के बाद 500 साल के बाद मैंने जन्म लिया, उसको लाके खड़ा कर दिया ताजमहल के बराबर में। आप बताएंगे कितना अंतर है उसका, बुद्धिस्ट मंदिर का और ताजमहल का। ताजमहल का आकार देखिए। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। लोधी का मकबरे का आकार देखिए, एक मिनट हुमायूं का मकबरे का आकार देखिए। अच्छा हाँ, ये मुझसे अभी ये कह रहे थे, मुझसे अभी ब्रेक में मुझसे कह रहे थे असादी साहब। भरत जी जवाब दे दें, एक बार शांतनु जी के पास भी जाऊंगा। भरत जी मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसी बहुत सी इमारतें आपको उस समय की मिल जाएंगी जो मंदिर और मस्जिद उनकी सबका आर्किटेक्चर एक सा हुआ करता था। लेकिन मुझे एक ही कहना है कि नो टोम्ब इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ महल। और दूसरी बात ऐसे है कि जो मार्विन मिल्स ने जो कार्बन डेटिंग किया था, उस टाइम वो जो दरवाजे का टुकड़ा था वो एक प्रकाश भट्ट करके एक आदमी थे, उन्होंने निकलवाया था, और वो निकलवाया था, उसका कार्बन डेटिंग हुआ। उसके बाद में कार्बन 14 ये टेक्निक के हिसाब से उसका डेटा सब आया, रिजल्ट आया, और पता चला कि ताजमहल ये 250 से 300 साल पुराना शाहजहां से पहले से है। और उसमें और एक बात मुझे ऐड करनी है कि मार्विन मिल्स ने थर्मोल्यूमिनेसेंस करके एक टेक्निक है, उसमें से उसके ब्रिक्स और बाकी के चीज़ों का भी रिसर्च करने के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा था, वो लेटर और गवर्नमेंट ने वो परमिशन डिनाई किया, उसका लेटर दोनों पब्लिक डोमेन में है। और दूसरा, उस टाइम इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, और उस कार्यकाल में वो जहाँ पे से सैंपल लिए गए थे, उसके बाद में वो दरवाजे तुड़वा के उधर कंक्रीटीकरण किया गया था, उधर कंक्रीट करके वो दरवाजे निकाल लिए थे ताकि आगे उस चीज को ये नहीं हुए। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि इतिहास पूरा जानना ये अभी के समय के हिसाब से अभी का हक है हमारा। अच्छा ठीक है भाई, अब आपने जो कहा कि इतिहास जानना हमारा हक है, शांतनु जी इसके सवाल ये मैं जानना चाहता हूं जवाब। शांतनु जी, अगर एक बार लोग पूछते हैं, फर्ज कीजिए कि ओक साहब जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाता है किसी जांच के बाद भी, अब ताजमहल तो ताजमहल है, आप ताजमहल को बदल तो देंगे नहीं। ताजमहल के अंदर अगर आज कब्र है मुमताज महल की और शाहजहां की, तो आप वो कब्रें तो निकलवा नहीं देंगे वहां से, वो रहेगा तो वही जो वो है। तो इस विवाद में पड़ने का फायदा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको सोचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आगे वो उसको वैसा ही रखना है, इसलिए उसकी जांच भी ना करें, मेरे ख्याल से ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। और ऐसा तो कहा जाता था कि जो बाबर की मस्जिद है उस पर भी तथ्य दिए, रोमिला थापर और उनके बहुत सारे लोग गए कोर्ट में, और कोर्ट ने सबको खारिज कर दिया। और पता लगा जब एसआई की जब रिपोर्ट आई वहां से, तो मेरे ख्याल से इसकी जांच और अच्छी तरह से होनी चाहिए, चुप नहीं मार देना चाहिए, नहीं इस पर बात कैसे हो सकती है, ये तो बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसके बाहर आना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में जो हो रखा है वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि वीडियोग्राफी करने में डर है कि भाई अंदर पता नहीं क्या लग जाएगा। और वहां पे पता है ऐसे कई मंदिर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जहां पिलर हिंदू सभ्यता के ऊपर सही नाम लेकर आइए अपना, ऐसे नहीं, ठीक है सर, सादी साहब ऐसे नहीं, सादी साहब ऐसे आंखों से देख सकते हैं। ऐसे तो उसमें कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जरूरत नहीं है, कोई ओक साहब की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको खंबे दिखते हैं जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां और ऊपर डोम लगे। ऐसे तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, महाराष्ट्र में देखे हैं, मध्य प्रदेश में देखे हैं, उत्तर प्रदेश में देखे हैं। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसा ओक साहब बता रहे हैं, पीएन ओक साहब ने या मार्बल मिल्स ने उसको डॉक्यूमेंट किया है, ये लोग क्यों मतलब बैठ के ऐसा इजाद करेंगे। और ऐसा हुआ भी है, मंदिर तोड़े गए, हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए, वो डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। उन्हीं के औरंगजेब के इतिहास में, बाबर के इतिहास में उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट करा है, उनके कोर्ट में जो लोग थे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। भरत साहब एक छोटा जवाब जुड़ गए मेरे साथ, वारिस पठान भी, उनके पास जाऊंगा। भरत साहब, मेरे को एक बात सिर्फ ऐड करनी है। अगर इतना ही रहेगा तो ताजमहल के आर्किटेक्चर, उसके जो ओरिजिनल प्लान्स या आर्किटेक्ट के नाम
किन्होंने किस कर तरीके से क्या बनाया, उसका कुछ जिक्र कहां पर भी नहीं मिलता है। ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो जिक्र कहीं नहीं मिलता है, उसका दो चीज है कि 1729 में डैनियल्स करके थे, उन्होंने एक प्लान ताजमहल का दिया। फिर हॉडसन्स करके 1828 में उन्होंने एक प्लान दिया, और 1899 में केने करके एक थे, उन्होंने एक प्लान दिया, माने नक्शा दिया। उस तीनों में सेकेंड बरियल का उल्लेख कब किधर भी नहीं है। मोइनुद्दीन ने जो 1924 में प्लान दिया उसमें सेकेंड बरियल का उल्लेख है। चलें, ठीक तो है। ऐसे सब मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं। तो इस अच्छा, एक बार अब वारिस पठान साहब के पास जाना चाहता हूं। वारिस, चूंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना, तो अभी यहाँ बात हुई ताजमहल का, क्या अगर ताजमहल मान लीजिए कभी हो भी जाए तय कि क्या था, इसके पीछे कोई महल था या मंदिर था, मैंने सवाल किया, तो उसके बाद होगा क्या? वो रहेगा तो ताजमहल ही, मकबरा ही माना जाएगा, दुनिया मानती है। तो ये कहा गया कि लेकिन अपने इतिहास को जानना जरूरी है। वारिस जी, बीजेपी वाले तो इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना सौरभ भाई। अब बात तो ये कि एएसआई जो है वो तो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उसका रिपोर्ट है, और वो कहता है कि वहाँ पे मंदिर नहीं है, मकबरा है, उसकी बात नहीं मानते। कोर्ट ने कहा कि वो ताजमहल है, तेजो महल नहीं है, वो नहीं मानते, तो ये किस चीज को मानेंगे? तो ये एक ही चीज दर्शा रहा है सौरभ भाई मुझे, कि इनका इरादा वही है कि 1991 का जो एरा था बाबरी के टाइम में, वो एरा में लेके जाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करा के फसाद कराना चाहते हैं, खुद की छोटी सी वोट बैंक के लिए, वोट के लिए ये पूरे देश को अराजकता में ढकेलने की साजिश की जा रही है, जिसका इन्होंने शुरू तो कर दिया है। आज हमारे देश में 6-7 राज्यों के अंदर कम्युनल फेरअप तो चल रहा है, आप तो देख रहे हो। अब कल को तो कोई जा रहा था हनुमान चालीसवा पढ़ने के लिए कुतुब मीनार के बाहर, अरे पढ़िए, आपके इसमें लिखा है रिलीजन में, आप जोर जोर से पढ़िए, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, आप भी 5 टाइम जाके पढ़िए, मगर कुतुब मीनार के ही बाहर जाके क्यों वहां जाके पढ़ना? अगर समझो वारिस पठान बोलता है ये कि मैं मोदी के घर पे बाहर जाकर नमाज पढ़ूंगा, मैं मोदी के घर के बाहर जाकर अजान दूंगा, तो मेरे को तो लोग उठा के जेल में डाल देंगे ना। ठीक है सौरभ भाई, मगर ये जो कर रहे हैं, ये देश का माहौल बिगाड़ने की एक तरह से साजिश हो रही है। एक बार फिर देश को सांप्रदायिक हिंसा में झोंकने के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। आपने 91-92 का भी जिक्र किया, और आपने ये भी कहा कि बीजेपी और संघ मिलकर देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। शांतनु गुप्ता, ये वारिस पठान जी ने कोर्ट का हवाला दिया, और जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया तो सबसे पहला व्यक्ति जो उसको ना मानने वाला था वो इनके आका थे, असदुद्दीन ओवैसी थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता हूं, और सुप्रीम कोर्ट इनफैलिबल नहीं है। ये बैरिस्टर साहब का और उसमें भी एएसआई की रिपोर्ट ही खास थी। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, एक दिन मैं मानूंगा सुप्रीम कोर्ट का, एक दिन मैं नहीं मानूंगा। तो वारिस पठान जी, आपकी बातें ऐसे नहीं चलेंगी। आपके खुद के आका ने जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो एएसआई की रिपोर्ट पे बेस्ड था, उसमें मुकर गए थे। वो कहते कोर्ट इज इनफैलिबल, कोर्ट इज नॉट इनफैलिबल। तो मेरे ख्याल से ये, आप तो खुद प्रवक्ता है, आप तो खुद वकील भी हैं, तो ऐसे इवन ऑड नहीं चलेगा। बोलिए वारिस जी। मैं आ रहा हूं साहब। हम बदल नहीं रहे, हमने क्या बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा था कि क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, मगर ये अलग बात है कि किसी को सजा नहीं उसमें। और हमने कोर्ट किया था जस्टिस JS वर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो क्या गलत था? पर हम तो मान रहे हैं ना, हमने तो माने ना कानून को, बैठे हैं ना हम तो चुपचाप। मगर आप क्यों नहीं मान रहे हो? जब कोर्ट ने कह दिया कि ये ताजमहल है, तेजो महल है, नहीं है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? एएसआई की रिपोर्ट। अच्छा वारिस साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। वारिस साहब, मेरी बात सुनिएगा। अभी आपने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में अदालत ने कहा कि एक क्रिमिनल एक्ट था, चूंकि वो आजादी के बाद हुआ, टीवी कैमरों के सामने हुआ, सब कुछ, सब पूरी दुनिया ने देखा, बाबरी मस्जिद गिरी, तो इसलिए वो क्रिमिनल एक्ट है। ये पूछना कि जो आजादी से पहले हुआ, जो मंदिर तोड़े गए, उस वक्त मंदिर तोड़कर कुछ और बना दिए गए, वो क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, या उसमें 1947 का बैरियर लग गया? नहीं तो फिर पार्लियामेंट ने जो ये पास किया 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सिविल डिस्प्यूट के टाइम पे कहा था कि संविधान का एक हिस्सा है, और जो 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी इस तरह के मॉन्यूमेंट मस्जिद है, इसको आप टच नहीं कर सकते, तो क्या वो गलत है? क्या बीजेपी ये बताना चाहती है? नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता तो खुल के कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती दी गई है, अभी उस कानून पर फैसला आना बाकी है। वेट करो, क्यों घाई कर रहे हैं फिर ये लोग? चले, समय इतना ही था, लेकिन मैं ओक साहब का एक फाइनल कमेंट जाते जाते लेना चाहता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि कोर्ट में एएसआई ने बोल दिया कोई मंदिर नहीं था, कोई महल नहीं था, ये एक मकबरा ही है, फिर ये सब विवाद क्यों? ओक साहब,
ये विवाद इसलिए था कि शाहजहां ने जो लिखा है वो अभी हम सबके सामने ला रहे हैं, हम इतिहास बदल नहीं रहे। नहीं ओक साहब, शाहजहां का इतिहास बता रहे हैं। सो रहे थे आप पौने 400 साल से, 75 साल मुल्क को आजाद। वो उन्होंने कह दिया सदी साहब कि वो डॉक्यूमेंट आज रोशनी में आया है। नहीं कैसे वो कह रहे हैं वो रोशनी पहले से है, वो रोशनी आज तो नई रोशनी आई नहीं है। अच्छा चले, दूसरा चांद तो निकला नहीं। अच्छा चले, अच्छा खत्म कर ले अपनी बात, फिर समय भी नहीं है जी ओक साहब। 403 पेज नंबर बादशाहनामा का पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कानून की। बोलिए। अच्छा ठीक ओक साहब फाइनल कमेंट दीजिए। नहीं, फाइनल कमेंट ऐसी है कि इसका आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, और हम ये भी नहीं चाहते कि मंदिर तोड़वाओ और मस्जिद बनवाओ और मस्जिद तोड़वाओ और मंदिर बनवाओ, ये भी कोई नहीं चाहेगा। लेकिन जो भारत का इतिहास है वो सत्य इतिहास पूरे दुनिया को बताना जाना चाहिए, इतना ही हम बात कह है, रहे। बताइए आप। ठीक, बहुत शुक्रिया वीजी ओक साहब, डॉक्टर भरत, वारिस पठान जी, शांतनु गुप्ता जी और मौलाना साहब स्टूडियो में आए। मुझे लग रहा है बहस अभी कुछ दिन चलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।